नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टीवी। मैं हूं आपके साथ ममता और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम इंडिया दिस वीक की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन के बीच फीका पड़ा राष्ट्रीय किसान दिवस। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म अवसर पर मनाया जाता है ये दिवस। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में 26 दिसंबर को स्वास्थ्य बीमा योजना का करेंगे शुभारंभ। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को मिलेगा 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। व्यापक स्तर पर शुरू हो रही इस योजना से प्रदेश के नागरिकों को चिकित्सा क्षेत्र में मिलेगी राहत। भारत और वियतनाम ने 7 नए समझौतों पर किए हस्ताक्षर। भारत ने किया वियतनाम की सांस्कृतिक विरासत को बचाने में भारी मदद करने का ऐलान। काफी पुराने हैं भारत और वियतनाम के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध। झारखंड में सरकार बनाने के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने 2017-18 में हुए पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़े सभी मुकदमों को खत्म करने का किया फैसला। जानिए क्या है पत्थलगड़ी आंदोलन। कोरोना महामारी के बीच गहराया एक और संकट। केरल में मिले पिछले हफ्ते शिगेला संक्रमण के मामले। एहतियाती कदम उठाने के तौर पर कोझिकोड जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुलाई एक आपातकालीन बैठक। केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड किए प्रदान। बेंगलुरु के श्री श्रीनिवास कर्णम को मिला पहला पुरस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली हाइपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा का किया उद्घाटन। रूस और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश बन गया है जिसके पास है परिचालन क्षमता और आकार के मामले में इतनी बड़ी सुविधा। और इसरो ने भारत के नए संचार उपग्रह CMS-01 को किया सफलतापूर्वक अंतरिक्ष के निर्धारित कक्षा में स्थापित। CMS-01 इसरो का 42वां संचार उपग्रह। जहां एक तरफ देश में किसान आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर हर साल की तरह इस साल भी 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। हालांकि इस बार ये उत्सव थोड़ा फीका जरूर था। चलिए आज रिपोर्ट में जानते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस से जुड़ी मुख्य बातों को। दिल्ली चलो के नारे के साथ किसानों ने अपना प्रदर्शन शुरू किया था। 3 कृषि सुधार विधेयकों के खिलाफ किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। बता दें, इन कानूनों को सितंबर 2020 में लागू किया गया था। किसानों द्वारा इस कानून के विरोध का मुख्य कारण है उनका डर। किसानों को ये डर है कि सरकार नए कृषि कानूनों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को खत्म कर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। आपको बता दें, कृषि कानूनों का विरोध मुख्यतः पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच हर साल की तरह इस साल भी 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया गया। हालांकि इस बार ये रौनक थोड़ी सी फीकी थी। बताते चले, इसी दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, जिन्होंने किसानों के जीवन पर स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की थी। साल 2001 में भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। किसानों को प्रोत्साहित करने और देश में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस पर देश भर में कई आयोजन किए जाते हैं। इस दिन किसानों के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर कई सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कृषि अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक किसानों को खेती करने के नए तरीके और देश में फसलों के न्यूनतम आंकड़ों को उनके साथ साझा करते हैं। बताते चले, चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत के नूरपुर में हुआ। चौधरी चरण सिंह ने जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने किसानों के जीवन और उनकी स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए
नीतियों का एक समूह बनाया। इन्हें ही कल में साल 1979 के बजट को किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस बजट में किसानों के लिए कई नीतियां भी पेश की गई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को जम्मू और कश्मीर में सेहत योजना को शुरू किया। योजना के तहत हर परिवार को अस्पतालों में 5 लाख रुपयों तक की निःशुल्क इलाज करवाने का प्रावधान है। वहीं वित्तीय आयुक्त, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री अतुल डुल्लू ने शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर में सेहत योजना को लागू करने के लिए हुई प्रगति की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में 26 दिसंबर को ही गोल्डन कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। इसके लिए अब तक 16 लाख पंजीकरण कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त अतुल डुल्लू ने योजना की शुरुआत को लेकर सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा ई उद्घाटन के बाद उसी दिन से लाभार्थियों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा है। व्यापक स्तर पर शुरू हो रही इस योजना से प्रदेश के नागरिकों को चिकित्सा क्षेत्र में भारी राहत मिलेगी। ये अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा होगी। इसमें सेवानिवृत्त कर्मियों को भी कवर किया जाएगा। इससे पहले आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 13 लाख लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिल रहा था। प्रत्येक नागरिक को नए सिरे से बीमा कवर देने का लक्ष्य रखा गया है। नई सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पहले और छुट्टी के बाद 15 दिन की भी दवाओं और अन्य जांच संबंधी लाभ मिलेगा। इसमें कोविड-19 मामलों के मरीजों को भी पंजीकृत किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सभी लोगों को 26 दिसंबर से स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलने वाला है। ये राज्य में अपनी तरह की पहली योजना है। अभी तक यहाँ पर देश के अन्य भागों की तरह प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना ही लागू थी, लेकिन इसका लाभ करीब 31 लाख लोगों को ही मिल रहा था। अभी तक इस योजना के तहत 2 साल में 94,000 मरीजों ने पंजीकृत 229 अस्पतालों में अपना इलाज करवाया। ये योजना 1 दिसंबर 2018 को जम्मू कश्मीर में लागू हुई थी, लेकिन इसमें लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ महीनों पूर्व तत्कालीन उपराज्यपाल जी.सी. मुर्मू ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की तर्ज पर ही जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने की घोषणा की थी। इससे स्वास्थ्य विभाग पर अब अतिरिक्त बोझ भी बढ़ेगा। अभी अस्पतालों में मरीजों से बहुत सी दवाइयां व अन्य सामान बाजार से मंगवाया जाता है, लेकिन योजना लागू होने के कारण कार्ड धारकों को उनके पैकेज के लिहाज से सभी सामान अस्पताल में ही देना होगा। वहीं भारत वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी गणतंत्र वियतनाम के प्रधानमंत्री महामहिम गुयेन जुआन फुक के साथ वर्चुअल बैठक की। दोनों नेताओं ने संयुक्त दृष्टिकोण को लागू करने के लिए साल 2021-2023 अवधि की कार्य योजना पर भी हस्ताक्षर किए। भारत और वियतनाम ने 7 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स तथा कैंसर उपचार जैसे अन्य विषय भी शामिल हैं। वहीं भारत ने वियतनाम को वित्तीय मदद और बढ़ाने का आश्वासन दिया है। भारत की ओर से $15 लाख के अनुदान सहायता से पूरी हुई 7 विकास परियोजनाएं इस वर्चुअल शिखर बैठक के माध्यम से वियतनाम को सौंपी गई। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वियतनाम स्थित 3 और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करेगा। इस दृष्टिकोण पत्र में शांति, संपन्नता और जनता को केंद्र में रखा गया है। भारत ने वियतनाम की सांस्कृतिक विरासत को बचाने में भारी मदद करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स ITEC और EITEC पहलों PhD फेलोशिप के साथ ही वियतनाम के SDG डिजिटल कनेक्टिविटी और विरासत संरक्षण वाली परियोजनाओं में सहयोग, विकास और क्षमता निर्माण साझेदारी के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। एक नजर भारत वियतनाम संबंध पर। भारत और वियतनाम के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध काफी पुराने हैं। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी प्रतिबंधों की निंदा करने के कारण भारत और वियतनाम संबंध और अधिक मजबूत हुए।
भारत ने कंबोडिया वियतनाम युद्ध में कुछ गैर साम्यवादी देशों के साथ वियतनाम की सहायता की थी। नवंबर 2007 में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, वाणिज्यिक व्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक तथा बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय सहयोग के लिए 33 सूत्रीय सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। वहीं 29 दिसंबर 2019 को झारखंड में सरकार बनाने के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने 2017-2018 में हुए पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़े सभी मुकदमों को खत्म करने का फैसला किया है। तकरीबन एक साल के बाद सोरेन सरकार ने इसके मद्देनजर अभी तक अदालतों में इसके मार्फत कोई भी हल्फनामा नहीं दायर किया है जिसमें मुकदमों को खारिज करने की मांग की गई हो। इनमें से ज्यादातर मामलों में देशद्रोह से जुड़े मामले हैं जिन्हें रघुबर दास की भाजपा सरकार के वक्त दायर किया गया था। चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या रहा पत्थलगड़ी आंदोलन। पत्थलगड़ी हेमंत सोरेन का चुनावी मुद्दा था जिसके दम पर उनकी सरकार बनी थी। आइए जानते हैं क्या है पत्थलगड़ी और कैसे शुरू हुआ यह आंदोलन। पत्थलगड़ी शब्द एक जनजातीय रीति से जुड़ा है जिसमें झारखंड के आदिवासियों को दफनाने की जगह पर पत्थर की स्मारक पट्टिकाएं लगाने का प्रावधान है। माना जाता है कि ऐसे 32 आदिवासी समुदाय हैं जिनमें इस तरह की परंपरा अपनाई जाती है। ऐसा करने के पीछे की वजह यह भी है कि ये आदिवासी अपने पूर्वजों को सम्मान देना चाहते हैं। इसके अलावा उनके परिवार से जुड़े अहम फैसलों का भी ऐलान करना इनका मकसद होता है या फिर अपने गांव की सीमाओं को चिन्हित करना भी इसका मकसद होता है। जनजातीय इलाकों में पंचायतों से जुड़ा प्रावधान पैसा लागू होने के बाद पूर्व IAS अधिकारी BD शर्मा ने गांव में इन पत्थर की पट्टिकाओं को लगवाना शुरू कर दिया जिनमें पंचायत से जुड़े नियमों के बारे में लिखा था। ऐसा करने के पीछे की वजह थी 5वीं अनुसूची के तहत चिन्हित अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों को उनके कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के मद्देनजर सशक्त करना। पठालों ने इसके संबंध में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कई आदेशों का भी जिक्र किया, जैसे कि समता का फैसला जिसमें आदिवासी स्वायत्तता, उनकी संस्कृति और आर्थिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने की बात कही गई है। झारखंड की रघुबर दास सरकार ने छोटा नागपुर लैंड टेनेंसी एक्ट 1908 और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1939 को बदलने की कोशिश की थी। इन दोनों कानूनों के मुताबिक एक आदिवासी केवल दूसरे आदिवासी को ही जमीन खरीद या बेच सकता था। रघुबर दास सरकार ने इस कानून के संशोधन के मद्देनजर साल 2017 में एक अध्यादेश पारित किया और इसकी सहमति के लिए राज्यपाल की मंजूरी की प्रतीक्षा की, लेकिन इस विधेयक को कभी भी मंजूरी नहीं मिल पाई जिसकी वजह आदिवासी समुदाय का भारी विरोध रहा। आदिवासी विरोध इतना बढ़ा कि इसने रांची में हिंसक रुख अख्तियार कर लिया और इसके चलते राज्य के कई भागों में विरोध प्रदर्शन जारी हो गए। इसके विरोध का स्वर मुखर होने पर खुंटी गुमला, सिमडेगा, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम इलाकों में भी आदिवासियों ने भी अपने गांवों में प्रावधान गुदी पत्थर की पट्टिकाएं लगानी शुरू कर दी जिन पर आदिवासियों के हकों का जिक्र होता था। इसे ही पत्थलगड़ी आंदोलन का नाम दिया गया। कोरोना महामारी के बीच अब एक और बड़ी चुनौती सामने आई है। केरल के कोझिकोड जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल ही में एक आपातकालीन बैठक बुलाई और पिछले हफ्ते शिगेला संक्रमण के 6 मामले और तकरीबन 2 दर्जन संदिग्ध मामले मिलने के बाद एहतियाती कदम उठाने पर विचार किया। इस बीमारी के लक्षण मध्यम से काफी गंभीर हो सकते हैं और ज्यादातर ये बीमारी अफ्रीकी और दक्षिणी एशियाई इलाकों के बच्चों में पाई जाती है। आइए एक नजर डालते हैं। शिगेलोसिस या शिगेला संक्रमण एक संक्रामक आंतों का संक्रमण है जो शिगेला नाम के जीवाणु की वजह से होता है। ये जीवाणु उन खास रोग वाहकों में से एक हैं जिनकी वजह से डायरिया जैसी बीमारी हो जाती है। ये जीवाणु शरीर में प्रवेश करने के बाद पेट की सतह की कोशिकाओं पर हमला करता है जिसकी वजह से कोशिकाओं में सूजन आ जाती है और बेहद संगीन मामलों में कोशिकाओं के नष्ट होने की भी आशंका रहती है। गौरतलब है कि काफी कम तादाद में ही शिगेला जीवाणु किसी इंसान के शरीर में पहुंचकर उसे काफी बीमार बना सकता है। क्या है सामान्य लक्षण?
जिन इंसानों में शिगेलोसिस के लक्षण पाए जाते हैं उनमें ये लक्षण आमतौर पर जीवाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के 1 या 2 दिन के भीतर दिखाई देते हैं। सामान्य लक्षणों में डायरिया, पेट में दर्द, बुखार आना, जी मचलाना और उल्टी होना शामिल है। हालांकि कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें संक्रमित व्यक्ति में जीवाणु संक्रमण कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता है। किस तरह फैलता है ये संक्रमण? ये संक्रमण इंसानों के जरिए एक दूसरे में फैलता है जब जीवाणु दुर्घटनावश इंसान के शरीर के अंदर चला जाता है। यह आमतौर पर बच्चों के देखभाल केंद्र में भी हो सकता है, जब व्यक्ति बच्चों के डायपर साफ करने के बाद अपने हाथ नहीं धोता है और उसके बाद भोजन ग्रहण कर लेता है। पूरी दुनिया में दूषित भोजन और पानी इसके फैलने की सबसे अहम वजह है। क्या कई मामलों में शिगेला गंभीर रूप धारण कर सकता है? नहीं, अधिकांश मामलों में रोगी को डायरिया हो सकता है जो कई दिनों तक चल सकता है और इसके बाद इसके लक्षण धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अगर डायरिया के लक्षण 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक रहते हैं और अगर संक्रमित व्यक्ति में बुखार और पेट दर्द के भी लक्षण दिखाई देते हैं तो व्यक्ति को चिकित्सक का परामर्श लेने की सलाह दी जाती है। हालांकि ज्यादातर मामलों में हालात सामान्य ही रहते हैं। कुछ मामलों में हालांकि गंभीर लक्षणों के बावजूद भी अगर उपचार ना उपलब्ध कराया गया तो शिगेला की वजह से कई सारी मुसीबतें पैदा हो सकती हैं। इनमें दौरा पड़ना, रेक्टल प्रोलेप्स और रिएक्टिव अर्थराइटिस जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं जिनकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है। शिगेला संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है? CDC के मुताबिक खाना बनाने या खाने से पहले, खासकर बच्चों के डायपर साफ करने के बाद, हाथों को साबुन से धोना बेहद जरूरी है। इसके अलावा पूल और झील में तैरते वक्त पानी को न निगलने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा लोगों को गली नुक्कड़ पर मिलने वाला दूषित भोजन भी न करने की सलाह दी जाती है। लोगों को उबला हुआ पानी पीने की भी सलाह दी जाती है। वहीं हाल ही में केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किए। इन पुरस्कारों में 50,000 रुपए और 30,000 रुपए के नकद पुरस्कार शामिल हैं। आइए इस रिपोर्ट में नजर डालते हैं, क्या है पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड। 8 दिसंबर 2020 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड की घोषणा की गई। बताते चले, इस पुरस्कार की विजेताओं की घोषणा दूरसंचार विभाग द्वारा की गई थी। बेंगलुरु के श्री श्रीनिवास कर्णम को ब्रांड सी मोबाइल के तहत एक लागत प्रभावी अनुकूलित तकनीकी समाधान विकसित करने में उनके योगदान के लिए पहला पुरस्कार के लिए चुना गया। प्रोफेसर सुब्रत गर्ग को द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनका चयन ट्रेन पशु टकराव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सेंसर नेटवर्क और उपकरणों के विकास और उनके तैनाती के अभिनव समाधान के लिए किया गया है। सी मोबाइल तकनीक क्या है? इसका उपयोग गहरे समुद्र में संचार के लिए, केरल तट पर काम करने के लिए, मछुआरों को संचार की सुविधा प्रदान करने और मौसम संबंधी चेतावनी जारी करने के लिए किया जाता है। ये सेवा GSM कवरेज क्षेत्र से बाहर होने की स्थिति में मछुआरों को वॉइस कॉल, ग्रुप कॉल, SMS, लोकेशन सर्विसेज और आपातकालीन सेवाओं के लिए सक्षम बनाती है। ये सेवा केरल तट के साथ तिरुवनंतपुरम से कालीकट तक लगभग 500 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड। टेलीकॉम स्किल इकोसिस्टम को प्रेरित करने के लिए दूरसंचार विभाग ने 2017 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस पुरस्कारों की शुरुआत की। इसका उद्देश्य टेलीकॉम स्किलिंग, टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम एप्लीकेशंस के क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान के लिए सफल दूरसंचार कुशल लोगों को पुरस्कृत करना है। इस पुरस्कार का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर किया गया था। वहीं हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 दिसंबर को भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल सुविधा का उद्घाटन किया। बता दें, रूस और अमेरिका के बाद अब भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश बन गया है जिसके पास ऐसी सुविधा है।
रक्षा मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार रूस और अमेरिका के बाद भारत परिचालन क्षमता और आकार के मामलों में इतनी बड़ी सुविधा रखने वाला तीसरा देश बन गया है। आपको बता दें, मंत्रालय ने ये भी जानकारी दी कि इस सुविधा का विकास स्वदेश में किया गया है। रक्षा मंत्री ने DRDO के डॉक्टर अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स का भी दौरा किया। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने DRDO के वैज्ञानिकों से भारत को सुपर मिलिट्री पावर बनाने का आग्रह किया, जिसका अर्थ भारत को दुनिया में एक सुपर पावर देश बनाना है। आइए एक नजर डालते हैं हाइपरसोनिक विंड टनल सुविधा के बारे में। रक्षा विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि अत्याधुनिक हाइपरसोनिक विंड टनल सुविधा एक प्रेशर वैक्यूम चालित संलग्न मुक्त जेट सुविधा है, जिसमें 1 मीटर का नोजल एक्टिव व्यास है। ये मैक नंबर 5 से 12 तक अनुकरण करेगा। इस हाइपरसोनिक विंड टनल सुविधा में व्यापक स्पेक्ट्रम पर हाइपरसोनिक प्रवाह का अनुकरण करने की क्षमता है। ये भावी उच्च जटिल एयरोस्पेस और रक्षा प्रणालियों को तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO के युवा वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं के योगदान की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि संगठन को अब अगली पीढ़ियों की जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और रोड मैप विकसित करना शामिल है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि DRDO में उपलब्ध असीम संभावनाएं हमेशा रक्षा विनिर्माण क्षेत्र और उद्योगों के विकास के लिए एक उत्प्रेरक रही है। उन्होंने DRDO के विभिन्न समूहों द्वारा हाल की तकनीकी उपलब्धियों और सफल अभियानों की सराहना की। इन मिशनों में निम्नलिखित शामिल है: हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी-रेडिएशन मिसाइल, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टॉर्पीडो। और वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारत के नए संचार उपग्रह CMS-01 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। इसकी मदद से टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं में सुधार होगा और टीवी चैनलों की पिक्चर क्वालिटी सुधरने के साथ ही सरकार को आपदा प्रबंधन के दौरान मदद मिलेगी। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में PSLV-C50 यान से CMS-01 की सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। यह अभियान केवल 21 मिनट में ही पूरा हो गया। बताते चले, CMS-01 इसरो का 42वां संचार उपग्रह है। CMS-01 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में इंजेक्ट कर दिया गया है। बताते चले, सैटेलाइट अगले 4 दिनों में एक निर्दिष्ट स्लॉट में पहुंच जाएगी। इसे भारत की मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को कवर करने वाले फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के विस्तारित C बैंड में सेवाएं मुहैया कराने के लिए तैयार किया गया है। इसे पहले GSAT-12R के नाम से जाना जाता था। इस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। CMS-01 को 42,164 किलोमीटर दूर पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पर स्थापित किया जाएगा। बताते चले, CMS-01 सैटेलाइट की मदद से टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं में सुधार होगा और टीवी चैनलों की पिक्चर क्वालिटी सुधरने के साथ ही सरकार को आपदा प्रबंधन के दौरान मदद मिलेगी। ये सैटेलाइट 2011 में लॉन्च की गई GSAT-2 टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट की जगह लेगी। CMS-01 अगले 7 साल तक अपनी सेवाएं देगा। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं राउंड अप सेगमेंट पर। सुशासन दिवस भारत में हर साल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। 1939 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और प्रचारक बने। अटल बिहारी वाजपेयी और उनके बड़े भाई प्रेम को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 23 दिनों के लिए कारागार में भी डाला गया था। 1977 के आम चुनावों में जनता पार्टी की जीत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री का पद दिया गया था।
बता दें, विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे। 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके अटल जी को सन 1994 में श्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी को 1992 में पद्म विभूषण तथा 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने भारत में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी NIIF में निवेश करने की घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार DFC महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास का समर्थन करने के लिए NIIF के लिए इक्विटी में $54 मिलियन का निवेश करेगा। DFC का ये निवेश NIIF के मास्टर फंड के लिए फंड्स जुटाने के अंतिम दौर का एक हिस्सा है। इस निवेश के साथ मास्टर फंड के लिए फंड्स जुटाने का कार्य पूरा हो गया है। तमिलनाडु सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन की इजाजत दे दी है। जल्लीकट्टू खेल में खिलाड़ियों की संख्या 300 जबकि सांडों की दौड़ में 150 से अधिक नहीं हो सकती। खिलाड़ियों को कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट देना होगा और खुले स्थानों पर दर्शकों की संख्या कुल क्षमता के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। दिग्गज फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सेनेट और जनरल असेंबली द्वारा ज्वाइंट लेजिस्लेटिव रेजोल्यूशन पास करके धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित करने का फैसला लिया गया। इस प्रस्ताव को दोनों सदनों ने अपनी सहमति दी और हिंदी सिनेमा में धर्मेंद्र के योगदान की तारीफ की है। धर्मेंद्र ने 6 दशक के अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और लोगों का मनोरंजन किया है। बताते चले, अमेरिका के न्यू जर्सी असेंबली द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाले धर्मेंद्र पहले भारतीय अभिनेता हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता जगन्नाथ गुहा का दक्षिण कोलकाता के एक नर्सिंग होम में निधन हो गया। जगन्नाथ गुहा को साल 1986 में फिल्म मित्रा निकेतन वेलानाथ के निर्देशक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने दिवंगत बांग्ला फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी के साथ कई नाटकों में अभिनय किया। वो नाटक मंडली जिगिर के सलाहकार भी रहे। बताते चले, जगन्नाथ गुहा सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के पूर्व डीन व शॉर्ट फिल्म एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए एक विशेष अभियान विरासत प्राकृतिक उत्तराधिकार की शुरुआत की है। ये राज्य में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला अभियान है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों को समाधान करना और भूमि माफियाओं द्वारा उत्तराधिकार अधिकारों पर ग्रामीणों के शोषण को खत्म करना है, जो आमतौर पर विवादित संपत्तियों को टारगेट बनाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव यानी PMC बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और बढ़ा दिया है। बैंक पर लगे प्रतिबंध अब 31 मार्च 2021 तक जारी रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 में इस अंतर्राष्ट्रीय शहरी कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था और विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं, रियल एस्टेट डेवलपर HDIL को दिए लोन को छिपाने और उसका गलत विवरण देने का पता चलने के बाद इस पर विभिन्न नियामक प्रतिबंध लगा दिए थे। एशियाई विकास बैंक यानी ADB और भारत सरकार ने त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के जरिए पूर्वोत्तर भारत में स्थित त्रिपुरा में शहरी सुविधाएं विकसित करने के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पूर्वोत्तर भारत में ADB की ये पहली प्रोजेक्ट रेडिनेंस फाइनेंसिंग सुविधा है। इस सुविधा से त्रिपुरा सरकार और शहरी क्षेत्र में सेवाएं सुधारने और पर्यटन क्षेत्र के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए समग्र योजना बनाने में मदद मिलेगी। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 1887 में इसी तारीख को हुआ था। साल 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा की थी। राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में गणित के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में सतह से सतह में वार करने वाली MRSAM मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के सहयोग से DRDL हैदराबाद और DRDO ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। परीक्षण के दौरान सबसे पहले बंसी नामक एक मिसाइल को हवा में दागा गया था। ये मिसाइल 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दुश्मनों पर प्रहार करने में सक्षम है। MRSAM मिसाइल 14.76 फीट लंबी है और इसका वजन 276 किलोग्राम है। ये मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, निगरानी विमानों को मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि यह हवा में एक साथ आने वाले कई टारगेट या दुश्मनों पर 360 डिग्री घूमकर एक साथ हमला कर सकती है। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली में परिचालित उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस से चलाने के लिए कार्य में हुई प्रगति की समीक्षा की। दिल्ली के 50 औद्योगिक क्षेत्रों में फैली ऐसी लगभग 1644 औद्योगिक इकाइयों की पहचान की गई, जिन्हें अभी पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG का उपयोग शुरू करना है। आयोग ने दिल्ली में पहचान किए गए सभी उद्योगों द्वारा PNG को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। दिल्ली में सभी पहचान की गई औद्योगिक इकाइयां 31 जनवरी 2021 तक दूसरे ईंधन के बजाय पूरी तरह PNG का उपयोग करेंगी। इसके लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और भारतीय गैस प्राधिकरण को पाइपलाइन नेटवर्क, मीटर की व्यवस्था तथा गैस वितरण संबंधित अन्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कहा गया है। पाइप्ड नेचुरल गैस मुख्यतः मीथेन CH4 है, जिसमें अन्य उच्च हाइड्रोकार्बन का थोड़ा सा प्रतिशत शामिल होता है। भारत सरकार ने 22 दिसंबर को आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों यानी ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स के विकास के लिए विश्व बैंक के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच इस समझौते पर अतिरिक्त सचिव आर्थिक मामले विभाग CS महापात्र और विश्व बैंक की तरफ से भारत में कार्यवाहक देश निदेशक सुमीला गुलानी द्वारा हस्ताक्षर किए गए। ये ऋण 5 साल की छूट अवधि के साथ 18.5 साल की अवधि के लिए दिया गया है। हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे परियोजना 783 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिसके तहत औद्योगिक उप उत्पाद, स्थानीय और सीमांत सामग्री और अन्य जैव अभियांत्रिकी समाधान जैसे सुरक्षित और हरित प्रौद्योगिकी डिजाइनों का संयोजन किया जाएगा। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया। आपको बता दें, अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री की तरफ से पुरस्कार स्वीकार किया। पुरस्कार उन्हें अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने व्हाइट हाउस में दिया। प्रधानमंत्री मोदी को ये पुरस्कार अपने नेतृत्व में भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने और भारत को एक वैश्विक ताकत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए दिया गया। उन्हें ये पुरस्कार उनके बेहतरीन नेतृत्व और दूरदृष्टि के लिए दिया गया है, जिसमें भारत को वैश्विक शक्ति के तौर पर उभरने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया है और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका एवं भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है। तो ये थी इस हफ्ते की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।